रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार, मेरा यानी स्वाति चौहान का। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक बेहद संवेदनशील और ज़रूरी विषय पर बात करेंगे और वो विषय है मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट्स। किशोर अवस्था एक ऐसा मोड़ है जहाँ शरीर, मन और भावनाएं तीनों में बदलाव आता है। ये उम्र सवालों की भी होती है और संघर्षों की भी, लेकिन अक्सर इन सवालों और उलझनों की अनदेखी हो जाती है, जिससे बच्चों के मन में तनाव, अकेलापन और अवसाद घर कर जाता है। इन्हीं विषयों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मनोज पाल। डॉक्टर पाल पिछले 20 वर्षों से जनसेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्षेत्र में व्यापक रूप से काम किया है। वर्तमान में वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर मनोज पाल, आपका रेडियो सबरंग में हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब, एडोलेसेंट्स जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज से जूझ रहे हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ में कई तरह के सिम्टम्स इस एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं, जो कई बार जो हमारे एडल्ट पॉपुलेशन है उससे थोड़े से अलग होते हैं। सबसे कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है कि लोगों को कोई भी काम करने में उन्हें मज़ा नहीं आता, यानी कि प्लेजर नहीं मिलता है ना। दूसरा है कि उनको इंटरेस्ट की कमी होती है, किसी काम करने में मन नहीं लगता है। इस एज ग्रुप में इरिटेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि लोग छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, वो लड़ने भरने को आतुर हो जाते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी, यानी कि वो एक जगह बैठ नहीं सकते, उठते हैं, खड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, या उनका दिमाग दौड़ता रहता है, भले वो शरीर से आराम से बैठे हों लेकिन दिमाग दौड़ता रहता है। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि किसी एक काम को शुरू करेंगे लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने लक्षण बताए, जो सिम्टम्स बताए, ये तो आम तौर पर भी युवाओं में देखने में मिलते हैं, तो कैसे अंतर हम लोग कर पाएंगे? जी, अंतर करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि अगर उसमें रिलेशनशिप्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस, या फिर आपका अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो जॉब परफॉर्मेंस, या आपको ये लगने लगे कि हम किसी से बाहर जाके बात नहीं कर सकते, वैसी एंग्जाइटी शुरू हो जाए, तो ये समझ जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम की जड़ है। आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ ये बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, आपके पास क्या सुझाव हैं? देखिए, अभी अगर आप मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इसको एक प्रॉब्लम के उस नज़रिए से देखते हैं जिसके बारे में बात नहीं की जाए, क्योंकि अभी भी लोग मानसिक स्वास्थ्य को पागलपन से जोड़ते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, यानी कि रोकें कैसे, यानी कि हमारे बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें। इसके लिए बहुत बेसिक चीज़ें करना ज़रूरी है, जैसे एक्सरसाइज। दूसरी चीज़, नेचुरल सनलाइट। अब लोगों को लगेगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। अगर आप यूके जाएंगे तो वहाँ पर एज अ थेरेपी लोगों को धूप में बिठाया जाता है। तो नेचुरल सनलाइट हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है। इसके अलावा अच्छा खान पान। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा आप दवाइयाँ लीजिए, लेकिन जो हम नॉर्मली खाते हैं, अच्छा खान पान, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है माहौल, यानी कि इन्वायरमेंट। अगर हमारे घर का इन्वायरमेंट में प्यार है, केयरिंग है, अफेक्शन है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पे। क्या पढ़ाई का दबाव और प्रतियोगिता किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं? और अगर हाँ, तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए फिर? थोड़ा सा दबाव ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारी पूरी लाइफ में एंग्जाइटी ना हो तो हम जी नहीं पाएंगे। डल हो जाएगी। ये एंग्जाइटी इतनी ना हो जाए कि हम जो काम करने वाले वो काम हो ना हो पाए। हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो रही है अभी कि दबाव बहुत ज़्यादा है। वो दबाव बच्चे के अनुरूप नहीं है। हम कई बार ये फैसला नहीं कर पाते कि बच्चा किस डायरेक्शन में सबसे प्रतिभाशाली है, और इसमें ज़रूरी यह है कि हम बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ एक तालमेल बनाएं ताकि वो अपनी बात खुल के कह सकें। अगर वो कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं तो उस परेशानी को वो आपको बताएं,
सोशल मीडिया बड़ा डरावना सा शब्द लगता है अब। इसका बच्चों के, यंगस्टर्स के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। दुनिया भर में लगभग 4 बिलियन सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, यानी कि 4 बिलियन लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया बाय वर्चू जो डिज़ाइन किया जाता है, वो डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि आप उस पर रहें, और आपको पता ही नहीं लगता कि आप कितना टाइम उस पर बिता चुके हो। बट मानसिक स्वास्थ्य के तौर पे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आप दूसरे काम कर पा रहे हो। आप खुद ही देखते होंगे, एक बार इंस्टा की रील देखते हैं तो एक रील के बाद दूसरी रील, तीसरी रील, उस पर टाइमर नहीं होता कि आपने कितना घंटे तक सोशल मीडिया देखा है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है जब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट डायरेक्टली मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखें तो सोशल मीडिया यूज़र्स में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि जब वो देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ रील्स देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कुछ मारधाड़ होती है या कुछ बहुत इमोशनल चीज़ होती है जिससे उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हुकिंग जो होती है, सोशल मीडिया हुकिंग होती है, उसकी अपनी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। आप देखिए, लोग गैम्बलिंग करते हैं, और पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग बोलते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो छोड़ दें लेकिन छोड़ नहीं पाते। बॉडी इमेज डिसऑर्डर, यानी कि आपको लगने लगता है कि आप अच्छे नहीं हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि आप वैसे नहीं दिखते जैसे इंस्टाग्राम पे बाकी लोग दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने फ़िल्टर लगाया है, लेकिन फिर भी आपकी अंदर की चाह वैसी होती है, और ये बहुत बड़ा कारण बनती है कि आप जो रियलिटी है उससे बहुत दूर हो रहे हो। पेरेंट्स और टीचर्स को मेंटल हेल्थ को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये कदम मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स और गवर्नमेंट, 4 लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि मेंटल हेल्थ बेहतर हो पाए। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग, समझना। दूसरा, ब्लेम ना करना, ये बच्चे की गलती नहीं है, बीमारियां गलती नहीं होती। तीसरा, हेल्प को सीख करना, अगर ज़रूरत है तो हेल्प सीख करें। सिमिलरली टीचर्स, क्योंकि एक बच्चा लगभग एक चौथाई दिन का एक चौथाई भाग वो स्कूल में रहता है, तो टीचर्स के लिए भी ये समझना कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, और उनको अगर वो खुद कुछ नहीं कर पाते तो एटलीस्ट रेफरल देना। आजकल बहुत स्कूलों में काउंसलर होते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट टाइम पे रेफरल देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आ गया स्कूल। स्कूल का रोल इसलिए बड़ा है क्योंकि स्कूल वो संस्थान है जहाँ पर इस बारे में जागरूकता भी फैलाई जा सकती है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सकता है जिन्हें दिक्कत है, और ऐसे लोगों का इनफैक्ट कुछ ट्रीटमेंट या काउंसलिंग के रूप में ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। तो कम से कम बच्चे उस स्टेज पे नहीं पहुँचेंगे जहाँ उनको वापस लाना मुश्किल हो जाए। इसके साथ ही सरकार इस बारे में बहुत चिंतित है। सरकार ने एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू किया है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और उस अभियान के तहत न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता, उसके प्रति ट्रीटमेंट जो कि सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगा, और अगर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो वो जिला अस्पतालों में उपलब्ध होगा। इस तरह की सुविधाएं सरकार ने शुरू की हैं, लेकिन इनको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। कई बार मेंटल हेल्थ के लोग आना नहीं चाहते, तो सरकार ने एक टेली हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नाम टेली मानस है। डॉक्टर साहब, खान पान, एक्सरसाइज, आपने अभी कुछ देर पहले ये बातें बताई हैं हमको कि कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने देखा है बहुत जगहों पर माँ बाप इस बात से त्रस्त रहते हैं कि बच्चों का रूटीन ठीक नहीं है। तो अगर हमारे श्रोताओं के लिए आप एक बार फिर से रूटीन अगर दोहरा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक, तो मैं पहले एक तो चीज़ बोलूँगा कि रूटीन सबका अलग अलग होता है ना। तो आप खुद डिसाइड करें कि रूटीन क्या है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस रूटीन में। एक, स्लीप, नींद। नींद 7 से 9 घंटे की चाहिए होती है, लेकिन किसको 7 चाहिए, किसको 9 चाहिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी का 7 घंटे में भी काम चल जाता है, किसी का 9 घंटे में भी काम नहीं चलता।
इसका एक सीधा सा पैमाना ये है कि अगर आप रात को सोए हैं लेकिन सुबह उठ के अगर आपको अभी भी महसूस हो रहा है कि आप में एनर्जी नहीं है, या दोपहर में या शाम में आपको एक नींद का झटका आ रहा है जहां आपका ब्रेन काम करने से मना कर रहा है और आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई। इसके कई कारण हैं। आजकल जैसा हमने बात की, सोशल मीडिया, लोग स्क्रॉलिंग सबसे ज़्यादा रात को करते हैं, और हम सब जानते हैं और मोबाइल में लिखा होता है कि इसमें ब्लू लाइट है, और ब्लू लाइट आपके दिमाग, जब आपकी आंखों से आपके दिमाग में जाती है तो वो उसको स्टिमुलेट करती है, और हमें नींद के वक्त आराम चाहिए होता है। तो ब्लू लाइट एक बहुत बड़ा कारण है कि आजकल लोग क्यों नहीं सो रहे हैं। खान पान एक नॉर्मल जैसा हम खाते हैं, जिसमें चावल दाल रोटी सब्जी सलाद दही एट्सेट्रा, ये सब जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी इसे ईज़िली डाइजेस्ट कर पाती है। जब भी हम इसमें बहुत ज़्यादा मिलाने की कुछ कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम्स पे से होता है और उसके थ्रू हमारे मेंटल हेल्थ पे होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, जब आपका पेट ख़राब रहता है तो आपको नींद अच्छी नहीं आती, और जब नींद अच्छी नहीं आती तो आपका मन ख़राब रहता है। तो पेट और मन मिले हुए हैं, तो हर एक तंत्र जो है बॉडी में एक दूसरे से जुड़ा है। तो खान पान, सादा खान पान आपको हमेशा बेनिफिट देता है। तो नींद है, खाना पीना है, इसके अलावा नेचुरल लाइट में जाना, खेलना कूदना, और एक चीज़ जो आजकल चर्चा में है जिससे मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, वो है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। यानी कि आप कितना लोगों को हेल्प करते हैं, क्योंकि इससे आप खुद बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, और इसमें आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो यंगस्टर, जो नौजवान, अगर उसको लग रहा है कि उसको आत्महत्या जैसी फीलिंग आ रही है, सुसाइड करने जैसी फीलिंग आ रही है, पहले तो उसको एक्सेप्ट करने में उसको बड़ा वो होगा ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक बार को वो एक्सेप्टेंस है कि मुझे ये दिक्कत है, परेशानी है, तो क्या पहला कदम होना चाहिए उनका? सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जो आपको पहले ही बताता है कि सुसाइड होने वाला है। इस देश में 80% सुसाइड प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग आपको पहले ही एक चेतावनी देते हैं कि सुसाइड हो सकता है। वो चेतावनी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मेरी मरने की इच्छा हो रही है, मैं मर जाना चाहता हूँ, मेरे को ये ख्याल आया कि मैं फांसी लगा लूँ या हाथ काट लूँ या कुछ खा लूँ। तो जब भी ऐसी चीज़ें आएँ तो इसको लाइटली मत लीजिए। ये इंडिकेशन है कि सुसाइड हो सकता है। अगर कोई ये सुसाइड के लिए बोले कि मैं करना चाहता हूँ, तो सेफ्टी सबसे पहले, यानी कि सुसाइड करने वाली सारी चीज़ें उसके पहुँच से दूर होनी चाहिए। इसमें चाकू हो सकता है, इसमें रस्सी हो सकती है, कोई भी जो मच्छर मारने का स्प्रे है वो हो सकता है, या किसी भी तरह की दवाइयाँ हो सकती हैं। प्रोफेशनल हेल्प जल्दी लें, यहाँ पर आप डिले नहीं कर सकते। प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं और भारत सरकार ने सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन शुरू की हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि कोई सुसाइड कर सकता है, तो टेलीमानस की जो हेल्पलाइन है उसी पे अगर आप कॉल करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे, और वो आपको इमिडिएटली वहाँ तक एम्बुलेंस आएगी या डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाएगा। और अगर आप सरकार की नहीं लेना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपनी सुसाइड हेल्पलाइन ली है। तो डॉक्टर साहब, क्या मानसिक स्वास्थ्य पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों को कुछ अलग से करना चाहिए? ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो स्कूलों के द्वारा की जानी चाहिए। इस बारे में भारत सरकार भी चिंतित थी, और भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया इन किशोर जितने भी होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, जिसको राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं। उसी के अंतर्गत एक स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है जिसमें कई मुद्दों पे चर्चा होती है किशोरों से संबंधित। उसमें दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक कि मानसिक स्वास्थ्य और दूसरा ड्रग्स और अल्कोहलिज्म। इस चीज़ को लेके चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चाएं सरकारी स्कूलों में तो प्रोग्राम के तहत
होने लगी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह की चर्चा नहीं हो रही है। और हम देख रहे हैं कि ये परेशानियाँ अर्बन एरियाज़ में, जितने अच्छे अर्बन एरियाज़ होंगे, मेट्रोपॉलिटन में और ज़्यादा होंगी, और इन स्कूल्स में ज़्यादा होती हैं। तो स्कूल अगर इसमें थोड़ी सी भागीदारी दिखाएं, लोगों मेंटल हेल्थ के प्रिवेंशन के लिए अगर थोड़ा बहुत बच्चों में जागरूकता फैलाएं और अपने टीचर्स में जागरूकता फैलाएं कि किस तरह के बच्चे को परेशानी हो सकती है, वो डिटरमाइन कैसे करेंगे। अगर उस तरह की जागरूकता फैलाएं तो बहुत सारी समस्याएं शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ सकती हैं। डॉक्टर मनोज पाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें याद रखना चाहिए कि हर किशोर को प्यार, समझ और सहयोग की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा हो, तो उसके साथ खुलकर बात करें, उसकी भावनाओं को समझें और उसे सही मार्गदर्शन दें। और अगर ज़रूरत हो तो बिना हिचकिचाहट किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर आपके पास भी कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी है feedback@radiosabrang.in। फिलहाल मुझे स्वाति चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।